हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल। एंड आपको पता है मींस 21 का रिजल्ट आ चुका है एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जिनका नहीं हुआ है उनको लगे रहना है बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस एंड आपका वैसे भी सब कुछ पढ़ा ही है। सो रिवीजन करने की ज़रूरत है एंड अल्टीमेटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल की कोई दरकार ही नहीं है। आपको बस अपनी मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है एंड जब तक आप नहीं हार मानोगे कोई आपको हरा नहीं सकता। सो इसी डेडिकेशन के साथ आपको अपनी कड़ी मेहनत जारी रखनी है एंड डेफिनेटली एक दिन जो आपका एम है वो फुलफिल होगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं एंड मोस्टली दीज आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट टॉपिक। एंड आपको ही पता है इन्वायरमेंट के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंड जनरली ये भी ट्रेंड देखा गया है कि जो आपका इन्वायरमेंट है प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका जो आपका करंट अफेयर्स होते हैं वो रिलेटिवली 1 से लेकर 2 साल तक के जो न्यूज़ में रहे हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और इन्वायरमेंट वाले टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि जनरली आपको मैगजीन्स में भी नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। मिनिमम 15 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट से आते ही हैं, इसलिए जो मैगजीन्स है उसको आप पहले अच्छे से कवर करो और जो बेसिक कंसेप्ट है इन्वायरमेंट का वो तो क्लियर होने ही चाहिए बिकॉज बेसिक्स पर आजकल फोकस ज़्यादा हो रहा है प्रीलिम्स में, जैसे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इस पर अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए सो दैट हम डिफरेंशिएट कर सके ऑप्शन को अच्छे से एंड एलिमिनेट कर सके ऑप्शन को अच्छे से। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ये जो आपके ओनली आईएएस के पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं वो मैं पब्लिश करूँगा कुछ दिनों में बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है, लेकिन सीरीज़ में आधा या फिर 1 घंटे के सीरीज़ में मैं उसे पब्लिश करता रहूँगा सो दैट टाइमली वे में आपका जो पॉलिटी का करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। परमाफ्रॉस्ट पेटलैंड्स इन यूरोप, वेस्टर्न सिबेरिया नियरिंग टिपिंग पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली एक स्टडी आई है जिसके तहत बोला जा रहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड वाला एरिया है यूरोप या फिर साइबेरिया में वो बेसिकली कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। अब आप लिंक कर सकते हो क्यों श्रिंक होता जा रहा होगा। क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी, है ना। तो क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी, तो जो आपका क्लाइमेटिक बेल्ट है, हम पढ़ते हैं ना हीट बेल्ट पढ़ते हैं कि आपका इक्वेटोरियल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, जो आपका क्लाइमेटिक बेल्ट है वो नॉर्दर्न वार्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि यूँ कह सकते हो कि जो पहले आपका कोल्डर रीजन रहा करता था वो थोड़ा सा हीटअप होता जा रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। और ये जो आपका साइबेरियन रीजन है या फिर आपका जो यूरोपियन रीजन है वो हाईयर टेम्परेचर फील्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका परमाफ्रॉस्ट रीजन है वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है स्पीडली। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, और सिलेबस में आपका है एनवायरनमेंट का टॉपिक है आपका, कहाँ गया, हाँ देख सकते हो। आज एनवायरनमेंट के 3 आर्टिकल्स हैं, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तो इंडिया के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो देख सकते हो रिसेंट स्टडी हैज़ फाउंड कि बाय 2040 जो नदर्न यूरोप है, यहाँ पर आपका नदर्न यूरोप है, ये यूरोप आप देख सकते हो, ये पूरा नदर्न यूरोप और साइबेरिया को ले लो, है ना। जो नदर्न यूरोप है इट माइट बिकम टू वेट एंड वार्म, कि यहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड मौजूद हैं वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट की, यानी कि वैसे रीजन जो परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं,
और इसका एक कंडीशन भी है परमाफ्रोस्ट का, तो आप देख सकते हो परमाफ्रोस्ट इज एनी ग्राउंड विच रिमेन्स कंप्लीटली फ्रोजन। कंप्लीटली फ्रोजन यानी कि टेम्परेचर या तो 0 डिग्री होगी या फिर उससे भी कम होगी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट, लगातार 2 सालों तक, या फिर उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है, और वो जो ग्राउंड है या फिर एरिया है वो कम्प्लीटली फ्रोजन रहे या फिर जो टेम्परेचर है वहाँ की 0 डिग्री या फिर उससे और कम हो जाए। ठीक है, तो उसको हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो एक और फैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, बाय 2060 यूरोप एंड वेस्टर्न साइबेरिया लगभग आपका 75% परमाफ्रोस्ट पीटलैंड को लूज कर सकता है अंडर मॉडरेट इफेक्ट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ये सब आउटकम आपका और कुछ नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। एंड जब हम बात करते हैं पीटलैंड की, तो पीटलैंड बेसिकली एक प्रकार से समझो कि कार्बन का सिंक हाउस होता है ना। इट इज ए क्लास ऑफ वेटलैंड्स, एंड जो टर्म पीटलैंड है उसको हम पीट सॉइल भी कहते हैं, एंड जो वेटलैंड हैबिटेट्स इन पर ग्रो करते हैं उनको हम पीटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, एंड कुछ जो पीटलैंड्स है वो आपका ब्यूरिड होता है अंडर द फ्रोजन ग्राउंड, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, परमाफ्रोस्ट पीटलैंड, है ना। एंड ये आपके परमाफ्रोस्ट पीटलैंड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ ये मिल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अलास्का, कनाडा, रशिया, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, यहाँ पर आपको ये मिल सकते हैं। और परमाफ्रोस्ट के डेफिनेशन मैंने आपको बताया ही। सिग्निफिकेंस क्या है इस परमाफ्रोस्ट पीटलैंड का, तो बेसिकली ये जो आपके परमाफ्रोस्ट पीटलैंड होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ये ह्यूज कार्बन सिंक हाउस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन को ये स्टोर किए हुए रहते हैं। और अगर ये आपका परमाफ्रोस्ट रीजन मेल्ट करना शुरू होगा तो ये पीटलैंड एक्सपोज हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो कार्बन एमिशन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगी, तो इट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि जो आपके पीटलैंड होते हैं एक प्रकार से इट इज़ ए टाइप ऑफ वेटलैंड, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट होती है, तो अगर ये गड़बड़ होगा तो बायोडाइवर्सिटी पर भी खतरा आएगी। एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द फ्लड रिस्क एंड इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और पीटलैंड की सिग्निफिकेंस आप देखो, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो पीटलैंड्स का जो एरिया है ओनली 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस, जो भी हमारे पास ग्लोबल लैंड सरफेस है ओनली 3% है। लेकिन अगर हम बात करें कितना कार्बन स्टोर करता है, तो इट स्टोर्स द कार्बन ट्विस एज मच एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। तो जितना भी दुनिया भर में फॉरेस्ट है और वो जो कार्बन स्टोर करता है उसका दोगुना आपका ये पीटलैंड स्टोर करता है, जबकि पीटलैंड का जो एरिया है ओनली 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और अगर ये परमाफ्रोस्ट पीटलैंड धीरे धीरे श्रिंक होती चली जाएंगी तो आप समझ सकते हो जो भी कार्बन है वो रिलीज होते चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और इसके निगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। थ्रेट क्या है, तो बेसिकली ड्रेनेज एंड बर्निंग फॉर एग्रीकल्चर, है ना। क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है पीटलैंड के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आपका क्या हो रहा है कि जो परमाफ्रोस्ट पीटलैंड है वो एक्सपोज हो रही है और अल्टीमेटली वो फिर डैमेज कर रही है पीटलैंड को। एंड डिफॉरेस्टेशन है। एंड एक्चुअली क्या होता है, ये पीटलैंड एक प्रकार से कोल ही मानो, हालांकि क्वालिटी जो होती है इस पीटलैंड की वो उतनी ज़्यादा खास नहीं होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल क्या होता है आपका, एंथ्रासाइट, है ना। और सबसे लो क्वालिटी होती है आपकी पीट। तो इसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर एनर्जी पर्पसेस, दैट्स वाई जो पीटलैंड है वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। एंड क्या ग्लोबल लेवल पर कोई एफर्ट है क्या टू प्रिवेंट द पीटलैंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तो यस वी हैव द ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव, और ये लॉन्च की गई थी, अच्छे से याद रखना है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन मरक्केश 2016 में, जो कि आपका एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है टू सेव पीटलैंड्स विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक कार्बन सिंक।
तो पीटलैंड के सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएंगे। पीटलैंड के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है और परमाफ्रोस्ट का जो डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाफ्रोस्ट मीन्स परमानेंटली फ्रोजन एंड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स तक तो परमानेंटली फ्रोजन रहनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर जो है वहाँ की 0 डिग्री या फिर उससे कम का होना चाहिए। और ये भी याद रखना है आपको कि 0 डिग्री मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च। तो बेसिकली ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका नाम है आपका टोयोटा मिराई, इसको लॉन्च की गई है। तो हमें इस एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानना होगा। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, उसे भी हम देखेंगे। एंड आपको भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, न जाने और भी बहुत सारे टाइप है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ। तो जो सिलेबस है आपका, आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन देयर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया, जिसका एम क्या है, टू क्रिएट ए ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम इन द कंट्री। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन जिसको प्रोड्यूस किया जाता है जब हम वाटर से हाइड्रोजन को निकालते हैं, यानी कि H2O को हम स्प्लिट कर देते हैं H2 प्लस O2 में, और O2 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, एंड लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम स्प्लिट करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब डिपेंडिंग ऑन कि एनर्जी कौन से टाइप की है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, तब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन होगा। इसको अच्छे से याद रखना है। और आप हमें बताओ, जब हम फॉसिल फ्यूल के मदद से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कौन सा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है? ठीक है, एंड बेनिफिट क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन की? तो जाहिर सी बात है, क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। कैसे? तो जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, बिकॉज यहाँ पर तो हम फॉसिल फ्यूल के माध्यम से हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर बाय मेकिंग इंडियाज एनर्जी सेल्फ रिलायंट बाय 2047। और ये टारगेट अच्छे से याद रखना, इंडिया ने एक टारगेट सेट कर रखी है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने वाली है भारत बाय 2047। ये कहीं भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। एंड अगर हम बात करें आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ये जो आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यहाँ पर होता क्या है, तो एनर्जी को हाइड्रोजन के रूप में स्टोर कर लिए जाते हैं, और फिर यही जो एनर्जी है विच इज स्टोर्ड एट हाइड्रोजन, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में बाय द फ्यूल सेल। ठीक है, इसीलिए नाम भी दिया जाता है आपका एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, एंड अनलाइक कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल, जो आपके पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसी को हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। तो उसमें तो पॉल्यूशन इमिट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है और न जाने कितने हार्मफुल गैसेस इमिट होते हैं, लेकिन ये जो आपके FCEVs हैं, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ से आपको कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो आपका वाटर और हीट निकलता है, H2O निकलता है बाय प्रोडक्ट। तो आप हमें बताओ, क्या वाटर जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका कोई हार्मफुल एमिशन नहीं करते और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। कैसे ये फ्यूल सेल वर्क करती हैं? तो बेसिकली जो अधिकांशतर फ्यूल सेल है फॉर व्हीकल एप्लीकेशन, वो बेसिकली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल वाला होता है। और ये जो आपका पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है, इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ये मान के चलो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है, और उसको बीच में प्लेस किया जाता है बिटवीन ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो लेट्स से ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका
निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। और फिर जो हाइड्रोजन है, ये देख सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है एनोड पर, एनोड यानी कि आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और जो ऑक्सीजन है यानी कि एयर से आपका ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो ऑक्सीजन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैथोड से, कैथोड यानी कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और आपका व्हीकल चल पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें, तो ये हमने डिस्कस किया। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक हो जाते हैं, एंड किसमें ब्रेक होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन द फ्यूल सेल कैटलिस्ट। और ऐसे में आपका फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली टॉपिक, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। हजार्डियस यूनियन कार्बाइड वेस्ट टू बी बर्न्ड आफ्टर 37 लॉन्ग ईयर्स। आपको पता है 1984 में बेहद ही खतरनाक हादसा हुआ था भोपाल में, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, जिस घटना में बेसिकली एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और यहाँ से आपका एक घातक केमिकल जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट वो रिलीज हुआ था। एंड अल्टीमेटली इस केमिकल के रिलीज होने के बाद जो भोपाल सिटी है एक प्रकार से गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो गया था, और ये जिन जिन लोगों के सांस के माध्यम से इंटर किया, शरीर में इंटर किया, अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा डैमेज ह्यूमन लाइफ पर हुआ। इवन इसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है वहाँ के सॉइल में, वहाँ के वाटर में, वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें, है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी सब देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी लापरवाही उस समय हुई थी, ठीक है। तो इसी के कंटेक्स्ट में आपका न्यूज है। अब जाके आपका जो हजार्डियस यूनियन कार्बाइड वेस्ट है उसको जलाया जाएगा इतने लंबे समय के बाद। तो आर्टिकल अगर देखें तो आपका जो आर्टिकल है वो इसी के अंतर्गत है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो देख सकते हो 337 टन्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट जो आपका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो भोपाल में एग्जिस्ट करती है उसको बर्न किया जाएगा इंसिनरेटर में एट द पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरियाज जो इंदौर में मौजूद है। तो ये जो वेस्ट है ना इसको डंप किया गया था जब आपका मिनिमम 30 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था फ्रॉम दिस प्लांट 1984 में। इसी को नाम दिया गया था भोपाल गैस स्ट्रेटजी। एंड ये जब हजार्डियस वेस्ट रिलीज हुआ इसके कारण जो वहाँ की ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो गई, एंड वहाँ के जो प्लांट है वो तो चलो प्रभावित हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्रोनिक इलनेस देखने को मिली टू द सेवरल पीपल। एंड अभी भी ये क्रोनिक इलनेस मौजूद है। क्रोनिक इलनेस यानी कि वैसी बीमारी जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलीज एंड इनहेलेशन ऑफ दिस केमिकल इनटू द ह्यूमन बॉडी, इसके कारण आपका जो क्रोनिक इलनेस है वो देखने को मिला, ठीक है। अभी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, आप समझ सकते हो। एंड घटना क्या थी तो देख सकते हो 1984 में एक केमिकल है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बेसिकली रिलीज हो गई थी। अब लापरवाही के कारण कहो या फिर कोई और कारण कहो, लेकिन ये रिलीज हुई थी फ्रॉम दिस फैक्ट्री which is a pesticide manufacturing factory and ultimately turned the Bhopal city into a colossal gas chamber। and ये कहीं ना कहीं इंडिया की पहली मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, यानी कि इससे पहले इतनी भयावह इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं देखने को मिली थी जो 1984 भोपाल गैस स्ट्रेटजी में देखने को मिली। और अगर हम बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट की तो ये कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता है, और इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है, लेकिन ये हाईली टॉक्सिक गैस है। इवन जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर वाले केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक ही होते हैं, ठीक है। एंड ये जो केमिकल है ये हाईली रिएक्टिव होता है हीट से,
एंड जब इसको वाटर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो ये जो आपका कंपाउंड होते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिएक्ट कर जाती हैं एक दूसरे से एंड अल्टीमेटली हीट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और हीट जनरेट होता है। एंड फिलहाल MIC का तो प्रोडक्शन नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी पेस्टिसाइड में इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। एंड इसका इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट क्या होता है तो देख सकते हो अल्सर्स, फोटोफोबिया, रिस्पायरेटरी इशू, एनोरेक्सिया, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, जेनेटिक इश्यूज। तो जेनेटिक इश्यूज तो ये रिफ्लेक्ट भी होते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो पॉपुलेशन है उसमें। एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स है जैसे क्रोनिक कंजक्टिविटिस, डिक्रीज्ड लंग फंक्शन, इंक्रीज प्रेगनेंसी लॉस एंड इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा निगेटिव हार्मफुल इफेक्ट है। एंड क्या मैकेनिज्म है टू डील विद सच केमिकल डिजास्टर। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैंडल किया था। तो आप देख सकते हो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, जिसको फेमस ओलियम गैस लीक केस कहते हैं। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल है, यानी कि कंपनी जो इन सब हजार्डियस केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, तो जो लायबिलिटी प्रिंसिपल है इन कंपनी के ऊपर वो इनएडिक्वेट है, जिसके कारण जो सिटीजन की राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल से रिप्लेस किया था। एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल में क्या होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कोई भी कंपनी जो हजार्डियस इंडस्ट्री वाली है वो कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि मैंडेटरी कंपनसेशन पे करना होगा उन्हें, चाहे वो डिजास्टर नेग्लिजेंस से हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन अगर डिजास्टर हुआ है तो मैंडेटरी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। एंड देन वी हैव द केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996, जिसके माध्यम से जो केमिकल इमरजेंसी अगर होती है लेट से तो उसको इफेक्टिवली डील किया जा सकता है एज पर द रूल्स। And next is your manufacture, storage and import of hazardous chemical rules 1989 to deal with the safety and environmental aspect associated with the hazardous chemical। तो ये 2-3 लॉ आप याद रख सकते हो that deals with the केमिकल डिजास्टर। लेकिन ये केस अच्छे से याद रखना है आपको, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 केस, जिसको फेमस ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। और यहाँ से आपका निकल कर आया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल कि भाई साहब आपको मैंडेटरी पे करने पड़ेंगे कंपनसेशन, चाहे जो डिजास्टर है वो नेग्लिजेंस से हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। केरला टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। तो केरला जो है आपका कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड इंट्रोड्यूस करने वाली। क्या होता है आपका कार्बन न्यूट्रल? तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि भाई साहब हम खेती कर रहे हैं और पता चला यहाँ से तो आपका कार्बन इमिशन होगा, लेकिन लेट्स से कि हम जितना इमिट कर रहे हैं इस एग्रीकल्चर फील्ड से उतना ही हम सिंक करवा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। तो जितना इमिट हो रहा है उतना ही हम सिंक करवा दें तो हो गया आपका कार्बन न्यूट्रल। इनफैक्ट आपने कार्बन न्यूट्रलिटी की भी बात सुनी होगी, है ना। बहुत सारे देश अब कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है आपका 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का प्रयास है। इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हासिल करने का प्रयास करेगा, और जो चाइना है वो उसका तो 2060 है, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि जितना इमिट हम कर रहे हैं उतना हम सिंक करवा दें। अब सिंक करवाने का तरीका एफोरेस्टेशन हो सकता है या फिर अदर टेक्नोलॉजिकल माध्यम से हो सकती है। तो इसी को जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में उतारते हैं तो उसी को हम कहेंगे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, ठीक है। तो सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सिलेबस आपका कवर होगा मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज। तो इसके अंतर्गत आपका जो एग्रीकल्चर है वो टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो केरला फर्स्ट स्टेट बनने वाली है टू इंट्रोड्यूस द कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। और ये कीवर्ड अच्छे से याद रखना, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। तो केरला फर्स्ट स्टेट बनेगा टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड इन सेलेक्टेड लोकेशन।
और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपीज़ अलग से रखा है 2022-23 के बजट में। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो इमिशन हो रही है, जितनी भी इमिशन हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड से या फार्म से, उतनी ही इमिशन को सिंक करवा दिया जाए, है ना। तो नेट जीरो बैलेंस ऑफ इमिशन and sinks of all greenhouse gases on farms in terms of their CO2 equivalent resulting in the climate neutral system। वही मैंने बताया जो आपको, जो आपका कार्बन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं क्यों कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, कार्बन फुटप्रिंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर वन ऑफ द डोमिनेंट सेक्टर जहाँ से कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन इमिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करते हैं तो इट हैज़ द पोटेंशियल कि जो कार्बन फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर का उसको 12% से कम कर सकता है ना। तो आप देख सकते हैं इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस करेंट कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चर रफली 12% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एंड नेक्स्ट इज जो रिड्यूस कार्बन इमिशंस, तो कार्बन इमिशन तो कम करेगा ही करेगा एंड इट विल हेल्प कार्बन टू बी स्टोर्ड इन द सॉइल। एंड तीसरी बेनिफिट ये है कि जब हम कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं एग्रीकल्चर से वो भी कंट्रोल हो सकेंगे, कम हो सकेंगे। एंड सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड अल्टीमेटली दीज विल प्रमोट एंड बूस्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब स्ट्रेटजीज क्या है टुवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर। एक तो ये है कि इमिशन को होने ही ना दो, अवॉइड इमिशन, ठीक है। दूसरा ये है कि इमिशन अगर हो रहे हैं तो उसको कम कर दो। तीसरा ये है कि भाई साहब सिंक बढ़ा दो, यानी कि अगर हो रहे हैं तो उसको सिंक स्टोरेज बना दिया जाए सो दैट जो भी इमिशन हो रहे हैं वो सिंक हो जाए। तो एक तो ये है कि अवॉइड करो, दूसरा ये है कि कम करो, और तीसरा ये है कि सिंक बढ़ा दो। तो अवॉइड में क्या हो गया आपका, रिन्यूएबल प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना। डिक्रीज द लॉसेस, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करो। एंड डिक्रीज इमिशन में क्या हुआ, एनर्जी एंड अदर इनपुट्स, ये सब रिन्यूएबल वाले इस्तेमाल करो सो दैट इमिशन कम हो, ठीक है। लैंड यूज एंड लैंड यूज चेंजेज, तो ये सब कुछ आपका कंसेप्ट है। एंड नेक्स्ट इज योर इंडिया इनिशिएटेड द स्टेप्स टुवर्ड दिस फील्ड, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को मोर एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा रहा है। एंड जीरो टिलेज फार्मिंग पर प्रमोट की जा रही है। साथ ही साथ इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ राइस वाटर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, बिकॉज राइस सेक्टर जो है वो आपका मीथेन काफ़ी ज़्यादा इमिट करता है, बिकॉज कम्प्लीटली वो जो होते हैं राइस या फिर धान के जो खेत होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव खेती होती है राइस की, दैट्स वाई मीथेन इमिशन ज़्यादा होता है वहाँ से। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पार्लियामेंट्री पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन मनरेगा। तो मनरेगा से रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है। क्या बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं, क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं, उससे हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम सिलेबस पर चलते हैं। तो सिलेबस पे आप देख सकते हो, कहाँ गया, वेलफेयर स्कीम्स आ जाएगा आपका। ये आप देख सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। तो डायरेक्ट टॉपिक है आपका ये। तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस मनरेगा एक्ट का करता है एंड जो भी कंसर्न्स है एंड रिकमेंडेशंस है उसको हाईलाइट करता है। तो क्या इश्यूज हाईलाइट की गई हैं, तो पहली बात तो ये कि फेक जॉब कार्ड्स, है ना, फेक जॉब कार्ड्स बनाकर पैसे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ लेट अपलोडिंग होता है मस्टर रोल्स का, जिसके कारण पेमेंट में डिले होती है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे जो पेमेंट्स है वेजेस के, मटेरियल्स के, वो भी पेंडिंग रह जाते हैं। एंड इनसफिशिएंट फंडिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि जो फंडिंग जितनी होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए उतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं हो पाती। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन क्या है इस रिपोर्ट का। तो पहली बात तो यह है कि बजटरी एलोकेशन शुड प्रिवेंट डेथ ऑफ फंड्स इन मिड ईयर, यानी कि बजटरी एलोकेशन कम से कम इतने ज़रूर हों कि भाई साहब बीच में ही ये जो फंड ख़त्म ना हो जाए, यानी कि आधे रास्ते में ये फंड आते आते ख़त्म ना हो जाए। बजटरी एलोकेशन प्रॉपर हो कि भाई साहब पूरे साल तक का जो रिक्वायरमेंट है फंड का वो आपका मौजूद हो बजटरी एलोकेशन के तहत।
एंड नेक्स्ट इज योर डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज, इसको प्रिवेंट किया जाए कैसे, तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करो स्टेट्स के साथ फॉर टाइमली रिलीज ऑफ द फंड्स। एंड वेजेज बढ़ाने की बात की जा रही है सो दैट जो इन्फ्लेशन की समस्या है उसको हैंडल किया जा सके, बिकॉज कम वेजेज हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर इसके कारण जो लाइवलीहुड है वर्कर्स ही वो असर करती है। एंड वी हैव द यूनिफॉर्म वेजेज अक्रॉस द कंट्री, ये अच्छे से याद रखना है आपको। हमारे देश में जो मनरेगा है ना, हर स्टेट में जो वेजेज डिक्लेयर की जाती हैं वो डिफरेंट होती है, तो इसी के तहत आपका बोला जा रहा है यूनिफॉर्म वेजेज हो अक्रॉस द कंट्री एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क साउथ, है ना, तो जो नंबर ऑफ डेज है उसकी संख्या में बढ़ोतरी करो। एंड साथ ही साथ जो परमिशेबल वर्क्स है उसके डायमेंशंस को एक्सपेंड करो अंदर नरेगा या फिर मनरेगा। एंड स्कीम की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रियल टाइम असेसमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से, साथ ही साथ सोशल ऑडिट्स का प्रॉपर पालन किया जाए। और सोशल ऑडिट आपको पता होगा मनरेगा के अंतर्गत मैंडेटरी है, ठीक है। सोशल ऑडिट यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं इस स्कीम के सक्सेस के बारे में, क्या आपको प्रॉपर टाइम में पेमेंट मिल रही है, क्या आपको ये स्कीम का लाभ मिल रहा है, ये सब होता है सोशल ऑडिट। एंड नेक्स्ट इज योर फोकसिंग ऑन ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर द मनरेगा, कि जो भी आपके एसेट क्रिएट होंगे मनरेगा वर्क के अंतर्गत वो ड्यूरेबल हो। एंड स्किलिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स एंड इंश्योरिंग बेटर वर्क प्लेस फॉर वुमेन वर्कर्स, है ना, तो मनरेगा वर्कर्स को प्रॉपर स्किलिंग दी जाए एंड बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाए वुमेन वर्कर्स के लिए। एंड अब ओम्बड्समैन अपॉइंट करो सो दैट कोई भी अगर शिकायत है तो इस ओम्बड्समैन के पास किया जा सके। एंड साथ ही साथ पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसको भी बढ़ाया जाए। और ये जो मनरेगा है ये 2005 में लाई गई थी, जिसके तहत 100 डेज का गारंटीड वर्क प्रोवाइड की जाती है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 150 डेज तक के लिए, अगर कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी, चाहे वो आपका ड्राउट है या फिर नेशनल कैलामिटी आ गई है, नेचुरल कैलामिटी आ गई है इन द नोटिफाइड रूरल एरिया, तो फिर एक्सटेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी कार्य करेगा उसको पेमेंट मिलता है। और ये याद रखना है मनरेगा स्कीम रूरल हाउस होल्ड के लिए अप्लीकेबल है, अर्बन एरियाज के लिए मनरेगा लागू नहीं है, ठीक है। और कोई भी जो रूरल हाउस होल्ड है जिसके एडल्ट मेंबर्स चाहते हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना, वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये बातें हो गई। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एग्री बाजार लॉन्चेज रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल टू हेल्प इन प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि भाई साहब कि अगर हमको एक पार्टिकुलर लोकेशन पर 5 kg फर्टिलाइजर डालने तो वो 5 kg ही जाए, ऐसा नहीं हो कि 5 से 6 kg हो जाए। उसी प्रकार से अगर 1 लीटर वाटर उस पार्टिकुलर फसल को चाहिए तो 1 लीटर ही वाटर जाए, ऐसा ना हो कि 2 लीटर चला जाए या फिर उससे कम चला जाए। ये होता है प्रिसीजन फार्मिंग। एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वही जब प्रोवाइड होती है तो प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। एंड वी ह्यूमंस जब भी हम फार्मिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला जाएगा या फिर कभी कभी कम डाला जाएंगे, लेकिन प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होगा, एग्जैक्ट जो हम रिकमेंडेशन है उसी के अनुसार डाले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस का आगे आपका ये आपका इसी में आ जाएगा, मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप देख सकते हो इंडिया की जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर ट्रेडिंग मार्केट प्लेस है, ये याद रखना है आपको, एग्री बाजार एलोंग विथ माइक्रोसॉफ्ट, इनको चूज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट गवर्नमेंट की जो एग्री स्टैक प्रोग्राम है उसको मिलकर ऑपरेट करे टू शेयर द रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल विद द फार्मर्स। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल प्रोवाइड किए जाए सो दैट फार्मर्स को मदद की जा सके कि वो प्रिसीजन फार्मिंग मेथड्स आसानी से और एफिशिएंट तरीके से अडॉप्ट कर सके। एंड रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल के अंतर्गत क्या होता है, तो इसके तहत सॉइल या फिर लैंड से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं कि भाई साहब कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है उस सॉइल में या लैंड में, या फिर वाटर डेफिशिएंट सॉइल है या फिर सरप्लस सॉइल है, या फिर कौन से कीड़े मकोड़े वहाँ पर ज़्यादा डैमेज करते हैं सॉइल को, ये सब जानकारी कलेक्ट करने की प्रक्रिया
वर्चुअल तरीके से सैटेलाइट या फिर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के माध्यम से या फिर एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल। आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुना होगा ना, उसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल, जिसके तहत जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द सॉइल एंड द लैंड वो वर्चुअली कलेक्ट किए जाते हैं यूजिंग सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है सॉइल या लैंड में, वाटर डिफिशियंसी है या सरप्लस है, वीड इन्फेस्टेशंस, इंसेक्ट डैमेज की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेल डैमेज की क्या प्रोबेबिलिटी है, विंड डैमेज, इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये फार्मर्स को मदद तो करेंगे, ठीक है। एंड जो कलेक्शन होगी इन डाटा की, कहीं ना कहीं अलाउ करेगा फार्मर्स को कि वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग को। और प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज़ ए फार्मिंग मैनेजमेंट टेक्निक जहाँ पर जो इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, उसको केयरफुली चूज की जाती है कि वो एवरेज यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड इंक्रीज कर सके। नहीं तो होता क्या है कि रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की 1 kg, हम 10 kg भर के यूरिया डाल रहे हैं, तो इसके कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी वो गड़बड़ हो जाती है। और एग्री स्टेक का क्या मतलब हुआ, तो एग्री स्टेक बेसिकली गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक डिजिटल डाटा वेयर हाउस या इंफॉर्मेशन हाउस बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपका लैंड रिकॉर्ड है, आजकल डिजिटल लैंड रिकॉर्ड चल रहा है ना, पूरा जो लैंड रिकॉर्ड्स के जो डाटा है वो डिजिटली अब किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से एग्री स्टेक जिसके तहत जो डिजिटल डाटा इंफॉर्मेशन होगा एग्रीकल्चरल सॉइल एंड लैंड का, एंड ये जो डाटा सेट्स कलेक्ट किए जाएंगे इसको फिर एनालाइज किया जाएगा एंड अल्टीमेटली रिकमेंड की जाएंगी कि कौन से सीड्स आपके लैंड के लिए उपयोगी है ना, आपके लिए बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या है। साथ ही साथ वेदर अपडेट्स की भी जानकारी मिल सकेगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंश्योरेंस एंड टू इम्प्रूव द एवरेज फार्मिंग यील्ड। एंड रिमोट सेंसिंग की बात आप देख सकते हो, रिमोट सेंसिंग इज ए प्रोसेस जिसके तहत हम डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं किसी भी एरिया के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैसे? बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड रेडिएशन एट ए डिस्टेंस टिपिकली फ्रॉम द सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। तो सिंपल सा एक एग्जांपल अगर ले रिमोट सेंसिंग का, जैसे एक एयरक्राफ्ट है और वहाँ पर ये रिमोट सेंसिंग मशीन लगी हुई है और यहाँ पर पहाड़ है, तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ जो रेज जाएंगी और फिर जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये 5 सेकेंड लेट से लगाती है, लेकिन इस ग्राउंड से जब आएंगी और फिर जब वापस लौट के जाएंगी तो 10 सेकेंड लेट से लगाएगी। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई साहब यहाँ पर कोई रिज है या फिर टीला है या फिर कोई माउंटेन है। तो ये होता है आपका रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने ऑल दीज आर्टिकल्स डिस्कस किए, होप यू अंडरस्टूड इट। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।